हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल के सिंह स्टडी ग्रुप। मैं कमलेश सिंह आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 के गणित का पहले पार्ट का वास्तविक संख्या से संबंधित जानकारियाँ। इसमें आप लोगों को कल हम बताए थे कि किसी भी परिमेय संख्या का निरूपण किस प्रकार से कर सकते हैं और कौन कौन सी संख्याएँ परिमेय संख्याएँ हो सकती हैं और कौन कौन सी संख्याएँ परिमेय संख्या नहीं हो सकती हैं। यदि आप हमारा वीडियो ना देख पाए हो तो फिर इस वीडियो को जाके देखें और वहाँ से आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि किस प्रकार की संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं और किन किन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में अर्थात P/Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है और किन संख्याओं को P/Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है। इसी क्रम में हम लोग आज सीखेंगे कि परिमेय संख्या के साथ ही एक और संख्या होती है जिसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का परिभाषा कल स्पष्ट बताया गया था कि किसी भी संख्या को यदि हम P/Q के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या ही परिमेय संख्या कहलाती है, जबकि Q का मान जो शून्य के बराबर न हो और P और Q का कोई कॉमन डिवाइजर न हो, इसका उभयनिष्ठ सार्वभाजक न हो, तो P/Q को ही हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। तो सीधे बस इसी का अपोजिट कि जिन संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। एकदम सीधा और सरल परिभाषा कि वे सभी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अपरिमेय संख्याएं कौन हैं। तो अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर तो जो अपरिमेय संख्या है या इर्रेशनल नंबर हैं, इन संख्याओं को एक छोटा सा परिभाषा आपको दिया जा रहा है कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में न लिखी जा सके। तो हम लोग देख के कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो कल हम जब दशमलव का वर्गीकरण पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको समझाए थे कि जो संख्याएँ अशांत होती हैं और आवर्ती होती हैं, अशांत और आवर्ती दशमलव संख्या जो होती है सीधे सीधे परिमेय संख्या है। अर्थात अशांत और अनावर्ती संख्या जो बच जाती है, यही अशांत अनावर्ती संख्या ही क्या है, यही हमारी अपरिमेय संख्या है। अशांत और अनावर्ती मतलब उसमें वो संख्याओं का मतलब एक निश्चित क्रम में उसका वो पीरियडिसिटी ना हो, आवर्तितता न पाई जाए। जैसे कल हम एग्जाम्पल लिए थे हम लोग कि x = 0.33, तो इसमें जो है 3 का पीरियडिसिटी पाया जा रहा है, 3 बार बार आ रहा है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई संख्या इस तरह से लिखा हुआ हो 1 2 1 5 3 2 6 1 2, इस तरह से अगर कोई संख्या लिखी हो तो यह संख्या जो है अपरिमेय संख्या में आएगा, क्योंकि यह संख्या जो है अशांत अनावर्ती संख्या है। अशांत अनावर्ती संख्या ही जो है हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। अशांत आवर्ती संख्या जो है हम लोगों की परिमेय संख्या होती है। तो अब इस तरह से संख्याएं जो दशमलव रूप में न दी हुई हों, अगर संख्याएं दशमलव रूप में न दिए हुए हों और फिर आपको बताना हो कि वो संख्या परिमेय है कि अपरिमेय, उसके लिए क्या करेंगे। तो जैसे कि क्लास 10th में 11th में ये प्रश्न बार बार ये गणित में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √2 या √3 या √5 या √7, इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं ये संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या के रूप में आती हैं। और अपरिमेय संख्या के रूप में इन संख्याओं को हम लोग जानते हैं, क्योंकि इन संख्याओं को अगर दशमलव के मान में अगर इसका वर्गमूल निकाले जाए तो अनंत तक ये आता रहेगा और इसमें वो पीरियडिसिटी आवर्तितता नहीं पाई जाएगी। ये अशांत आवर्ती नहीं, अशांत अनावर्ती संख्या के रूप में होती हैं। तो ये तो तब हम बता पाएंगे जब इसको दशमलव रूप में बदलें, इसका वर्गमूल निकालें। तो एक लंबी प्रक्रिया है, उसको बिना जाने बिना उस लंबी प्रक्रिया को किए कैसे हम लोग इसको सिद्ध करेंगे कि कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, 7, 11, इस तरह की जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा, आज का जो वीडियो मुख्य रूप से इस पे केंद्रित है कि हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे कि √2, √3, √5 और एनी नंबर जो कड़ी के अंदर है और जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, इन संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। तो ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, इसको कैसे सिद्ध किया जा सकता है, आज हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं क्या कि √3 ले लीजिए। √3 एक अपरिमेय संख्या है।
ये सीधे सीधे प्रश्न दिया जाएगा क्या कि सिद्ध कीजिए कि ये √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव डैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो √3 को इरेशनल नंबर सिद्ध करने के लिए इसको हम लोग जिस विधि से सिद्ध करते हैं उस विधि को गणित में कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, यानी कि विरोधाभास विधि। इस कथन को हम लोग सिद्ध करते हैं किस प्रोसेस से? विरोधाभास विधि से सिद्ध करते हैं। विरोधाभास विधि क्या होता है? विरोधाभास विधि में जो चीज़ें हम लोगों को, जो तथ्य हम लोगों को सिद्ध करना होता है उसके जस्ट अपोजिट हम लोग अपने कल्पना में लेते हैं, उसको मानते हैं। जैसे इसमें हम लोग को सिद्ध करना है कि गौरी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें विरोधाभास विधि की जो पहली लाइन होगी वह ये होगा कि गौरी में 3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसके हल में जो पहली लाइन लिखी जाएगी वो ये होगा कि सबसे पहले लेट अस सपोज, माना गौरी में 3 एक परिमेय संख्या है। पहला लाइन यही होगा विरोधाभास विधि में। ऐसे ही करते हैं हम विरोधाभास विधि को कि जो भी सिद्ध करना होता है जस्ट उसके अपोजिट मानते हैं। अब जब ये कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या हो गई तो परिमेय संख्या का परिभाषा हम लोग जानते हैं कि वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। इसलिए कड़ी में 3 जब एक परिमेय संख्या है तो इसे पुनः माना कि कड़ी में 3 जब एक परिमेय संख्या है तो कड़ी में 3 का मान जो है किसके बराबर है? एक परिमेय संख्या के बराबर है। जहाँ अब इस P और Q के विषय में देखेंगे, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए तथा और क्या होना चाहिए? P और Q का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं, उभयनिष्ठ सार्वभाजक नहीं है। का कोई उभयनिष्ठ सार्वभाजक नहीं है। कॉमन डिवाइजर उभयनिष्ठ सार्वभाजक कल बताए थे। तो ये पहला काम हम करते हैं कि जो भी सिद्ध करना होता है उसका जस्ट अपोजिट मानते हैं कि गौरी में 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसके आगे का स्टेप ये होता है कि इसके दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड क्या मिलेगा हम लोगों को? तो इधर वर्ग करेंगे लोग तो मिल जाएगा √3, इधर जब वर्ग करेंगे तो P+Q का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे लोग तो LHS में मिलेगा 3 और यहाँ मिलेगा P²/Q²। अब इसको थोड़ा सा और हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3Q = P²/Q। अब यहाँ वेट करें। अब यहाँ के बाद फिर वेट करिए। यहाँ पे P और Q का कोई उभयनिष्ठ सार्वभाजक नहीं है, सही, लेकिन P और Q है क्या? तो P और Q कोई पूर्णांक है। P और Q क्या है? तो P और Q जो है पूर्णांक है। इसको आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि P and Q बिलोंगिंग टू Z। P और Q क्या है? पूर्णांक है। धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक, इससे मतलब नहीं, लेकिन P और Q क्या है? पूर्णांक है, लेकिन Q 0 नहीं है। तो जब Q एक पूर्णांक है तो 3 में जब Q का गुणा किया जाएगा तो यहाँ भी एक पूर्णांक मिलेगा। लेकिन इसके RHS में ध्यान से देखेंगे तो P/Q परिमेय संख्या है तो P²/Q भी एक परिमेय संख्या ही होगा। कैसे? इसको अलग से एक एग्जाम्पल से देख लीजिए। जैसे आपके पास है 2/3, तो 2/3 सीधे सीधे एक परिमेय संख्या है। अब इसमें हम इसको P²/Q के रूप का लिखे हैं तो ये हो जाएगा 4/3। तो 2 और 3 में भी कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो 4/3 में भी कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। इसलिए 2/3 एक परिमेय संख्या है तो 4/3 भी एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ P/Q एक परिमेय संख्या है तो P²/Q भी एक परिमेय संख्या है। जबकि 3Q क्या है? एक पूर्णांक है। Q जब पूर्णांक है तो उसका 3 टाइम्स करेंगे तो अभी एक पूर्णांक ही मिलेगा। तो कोई एक पूर्णांक जो है किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो इसको बस नीचे लिखते हैं कि अब यहाँ नीचे लिखते हैं इसके बाद कि 3Q एक पूर्णांक है जबकि P²/Q एक परिमेय संख्या है। इसको साइड में लिख देते हैं, परिमेय संख्या है। और कोई एक पूर्णांक जो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए 3Q बराबर नहीं होगा किसके? P²/Q के।
इसलिए हम लोग जो माने थे ये हमारा मानना क्या है, असत्य है। इसके बाद की लाइन लिखते हैं, इसलिए हमारा मानना असत्य है। तो क्या हम लोग माने थे, हम लोग माने थे कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, और यह कथन गलत सिद्ध हो गया। इसलिए जो दिया हुआ है प्रश्न में, इसलिए कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, कड़ी में 3 क्या है, कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आके आपका ये प्रश्न जो है सॉल्व हो जाता है स्टेप बाय स्टेप। अलग अलग बुक में इसको अलग अलग तरीके से किया जाता है, कॉमन डिवाइजर से भी लेके किया जाता है, लेकिन हमको लगता है कि यह एक बहुत ही साधारण और सामान्य सी विधि है, और इसको एक बार ध्यान से समझ के देख लेने से ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में होगा, और ये प्रश्न जो है बहुत दिनों तक आपके साथ रहेगा। बड़े कंपटीशन की परीक्षाओं में भी इसमें से संबंधित कुछ और प्रश्न बनते हैं, उसको लगा के पूछ देते हैं। तो आपको जब मूल चीज़ में ये पता होगा, क्या पता होगा कि √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन, इस तरह की जितनी संख्याएं, सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या। जब आपको मूल रूप में ये चीज़ें पता होंगी तो फिर आपको ये सब आगे इसमें जो भी प्रश्न बनते हैं उसको आपको बताने और हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे प्रश्न बनते हैं आइए उस पर बात करते हैं। प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं उसके लिए तो अब हम लोगों को ये पता चल गया कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे सिद्ध करेंगे उसको आपको बताया गया। अब कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या, इसको बेस बना के हम लोग कड़ी में 2, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 9, कड़ी में 9 नहीं, कड़ी में 11, कड़ी में 13, ये सारी की सारी संख्याएं जो अपरिमेय संख्याएं, सिद्ध करने का तरीका जस्ट वैसे ही होगा जैसे अभी हम लोग कड़ी में 3 के लिए सिद्ध किए हैं। कड़ी में 3 की जगह 5 को सिद्ध करना है तो 5 रखिए, 11 को सिद्ध करना है तो 11 रखिए, कथन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके ऊपर जो डिपेंडिंग क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन जो बनते हैं उसके ऊपर थोड़ा बात किया जाए तो इसके ऊपर जो निर्भर प्रश्न है, जैसे हमको पता है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ध्यान रखिए किसी भी अपरिमेय संख्या में जब हम किसी संख्या या परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, ये परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ध्यान रखेंगे किसी भी अपरिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या जोड़ते हैं, कोई पूर्णांक जोड़ते हैं तो हम लोगों को एक अपरिमेय संख्या ही मिलता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए 2 + √2 + 2, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। √2 - 2, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। या 2 ± √5, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। या 3√7, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। या इसे कर लें √11/3, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। मतलब किसी परिमेय संख्या में किसी पूर्णांक को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग करें, जो संख्याएं हमको मिलती है वह एक अपरिमेय संख्या ही होता है। अब इसको सिद्ध कैसे करना है, तो इन दोनों संख्याओं को तो आप सीधे लिख सकते हो कि कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 × √7 भी एक इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या ही होगा। लेकिन इन सब संख्याओं को सिद्ध करने के लिए आप चाहो तो पूरा प्रोसीजर फिर अपना सकते हो, पूरे प्रोसीजर को दोहराया जा सकता है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए वह बाकी स्टेप ऐसे होगा कि आपको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर आपको स्टेप वही अपनाना होगा। मतलब आपको मानना होगा विरोधाभास विधि में जाके कि 2 + √2 या 2 - √2 जो है अपरिमेय संख्या है। चलिए हम मानते हैं 2 - √5 एक सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहला लाइन कि 2 - √5 एक परिमेय संख्या मानेंगे। परिमेय संख्या मानेंगे तो फिर इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। यहाँ तक तो सेम चलेगा, जैसे इसके पहले लिखा गया वैसे ही लिखा जाएगा। लेकिन इसके बाद अब यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने स्क्वायर किया था, अगर यहाँ पे स्क्वायर करेंगे लोग तो a² + b² + 2ab जब इस LHS का करेंगे तो √5 हमको फिर मिल जाएगा। इससे कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तब होगा जब ये रूट हट जाए, रूट समाप्त हो जाए। तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, -√5 को इधर कर लीजिए और P/Q - 2 इधर ऐसे कर लीजिए। स्क्वायर इसका ना करके स्क्वायर इसका करिए। इसका स्क्वायर करने से लाभ ये होगा कि रूट हट जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर या वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, वर्ग करने पे तो -√5 का होल स्क्वायर, अब P/Q - 2 का होल स्क्वायर होगा। ये ऐसा ना करिएगा कि इसका वर्ग नहीं, ये पूरे पद का वर्ग होता है। LHS में आपका माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, √5 का करेंगे तो 5 हो जाएगा। इधर जो है P² / Q² माइनस या +4 - 4 P/Q
क्यू। इसी तरह का पद LHS मिला था, लेकिन RHS में थोड़ा हट के पद मिल रहा है पहले से, तो इसके RHS को थोड़ा सा जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे लोग तो इसका LCM जो है क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्यू स्क्वायर LCM लेके जोड़ेंगे इसको, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर का जब इसमें भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का इसमें गुणा किए तो पी स्क्वायर, और यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा +4 स्क्वायर। अब -q से भाग करेंगे, q बचेगा -4pq, ये हो जाएगा। इसके बाद एक लाइन और लिखिए, एक लाइन में क्या 5q इधर कर लीजिए और p स्क्वायर +4q स्क्वायर -4pq बाई q, ये मिला आपको। अब फिर वही तर्क दीजिए जो इसके पहले दिए थे, क्या कि p और q पूर्णांक हैं तो 5q एक पूर्णांक होगा। ये पूरा का पूरा संख्या क्या है, ये पूरा संख्या जो एक पूर्णांक है, और इसमें p स्क्वायर q स्क्वायर pq सब पूर्णांक है, तो इनका गुणनफल योगफल सबका सब क्या होगा, पूर्णांक, और q एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक, ये मिल के क्या देगा, तो ये मिल के देगा फिर क्या, परिमेय संख्या। फिर ये मिल के देगा परिमेय संख्या। और फिर वैसे ही हम कहेंगे कि एक पूर्णांक जो किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, अतः यह संख्या इस संख्या के बराबर नहीं, अतः हमारा मानना सत्य है। अतः 2 - √5 या 2 + √5 या इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं, सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, एक अपरिमेय संख्या होती हैं या एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रोसेस होता है किसी संख्या को परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का। परिमेय संख्या तो कल बताए थे आपको हम पूरा डिटेल। तो ये इस तरीके से हम लोग किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध कर लेते हैं। तो इस पे कुछ प्रश्न नोट कर लीजिए। प्रश्न नोट क्या कर लीजिए, प्रश्न के रूप में आपको यही प्रश्न है, 2 प्रश्न इसमें है, फिर 2 प्रश्न इसमें है, एक प्रश्न यहाँ पे है और एक प्रश्न यहाँ पे है। यही सब प्रश्न आपके बुक में ही मिलेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा अंक इधर उधर करके सारे बुक को खंगालने के बाद लगभग इसी तरह का प्रश्न मिलता है। 2 + √2+ वो टाइप का होगा, या 2 - समथिंग करके, या मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इसे प्रश्न बना के देते हैं लोग। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप बहुत सरलता से सिद्ध कर सकते हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या को जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से या भाग करने से संख्या अपरिमेय रहता है, वह परिमेय संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। आज का वीडियो बस यहीं तक के लिए। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हम सिद्ध करेंगे कि दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है, इसके बाद कल एक छोटा सा वीडियो बनेगा आपके लिए, जिसमें हम लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक के विषय में जानेंगे। लघुत्तम LCM और SCF के साथ साथ दिए गए पदों का आपस में क्या रिलेशन होता है उसके विषय में भी जानेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।